हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, इसके बारे में उसकी विशेषताएं हमने पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे प्रत्यक्षीकरण के जो गेस्टाल्टवादी विचारधारा थी उसके बारे में। प्रत्यक्षीकरण का जो गेस्टाल्टवादी सिद्धांत है, एक मायने में गेस्टाल्ट जो एक जर्मन शब्द है जिसका आशय होता है फिगर या फॉर्म, यानी आकृति या रूप है, जिसको कि जर्मनी में इसका अर्थ होता है समग्र या संरूप। कोई भी चीज को जैसे हम देखते हैं तो उसको संपूर्ण रूप में देखते हैं, एज ए होल हम देखते हैं, ना कि हम उसको टुकड़ों में बांट करके देखते हैं। जैसे हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा कि अगर कोई व्यक्ति को हमें दिखाई दे रहा है सामने, तो उसको हम पूरे होल के रूप में, संपूर्ण रूप में उसको प्रत्यक्षीकृत करते हैं, ना कि ये देखते हैं कि ये एक आदमी है, उसका चेहरा है, दो हाथ है, पाँव है, नाक है, मुंह है, बाल है। इस तरह से हम उसको प्रत्यक्षीकृत नहीं करते। जो भी चीज हम देखते हैं, जिसका भी हम प्रत्यक्षीकरण करते हैं, उसको संपूर्ण रूप में ग्रहण करते हैं। रेथस के अनुसार गेस्टाल्टवादी विचारधारा प्रत्यक्षीकरण को समग्र रूप से संगठित करने तथा विभिन्न उद्दीपकों को सार्थक प्रतिमानों में समन्वित करने की प्रवृत्ति पर बल देती है। अब गेस्टाल्टवादी विचारधारा ने दो बातें बताई थी। एक था फिगर और बैकग्राउंड, यानी आकृति और उसके पीछे की पृष्ठभूमि, तथा फिगर बैकग्राउंड में जो है आपस में एक दूसरे में इंटरचेंज होना, रिवर्सिबल होना। तो पहला, जैसा कि आप इस चित्र को देख रहे हो कि कहीं हमें चित्र में दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे ये चित्र देखे हैं, कहीं ब्लैक हिस्सा हमें ज्यादा अच्छा दिख रहा है, कहीं हमें ब्लैक हिस्से से चित्र बनता हुआ दिख रहा है, कहीं हमें व्हाइट हिस्से से चित्र बनता हुआ दिख रहा है। तो जो भी हमारे सामने उद्दीपक प्रस्तुत होता है, जब हम उस वस्तु का प्रत्यक्षीकरण करते हैं तो दो भागों में हम उस चीज को डिवाइड कर देते हैं। दो अंशों में वो हम उसको प्रत्यक्षीकृत करते हैं फिगर के रूप में, जिसमें एक हिस्सा जो होता है उसको हम आकृति कहते हैं तथा दूसरा हिस्सा जो है उसको पृष्ठभूमि कहते हैं। इसको हमें अपने आप विभाजन हमें करना नहीं पड़ता, अपने आप स्वतः ही उसका विभाजन हो जाता है। यह प्रत्यक्षीकरण की भी विशेषता है। वर्थाइमर तथा रूबिन ने सबसे पहले इस और अपना ध्यान आकर्षित किया था। वर्थाइमर डेनमार्क के थे तथा वर्थाइमर जर्मनी के थे तथा रूबिन डेनमार्क के थे। उन्होंने कहा कि जो भाग हमें ज्यादा अच्छा, जैसे प्राइस एक और वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि जो भाग ज्यादा स्पष्ट प्रतीत होता है, जो हमें ज्यादा अच्छे से दिखाई देता है, ज्यादा क्लियर दिखता है, उसको हम फिगर के रूप में ग्रहण करते हैं, और जो उसका पीछे का हिस्सा होता है, शेष भाग जो पीछे बच जाता है, उसको हम बैकग्राउंड कहते हैं। तभी तो हम जब भी किसी भी फोटोग्राफर के पास जाते हैं, आजकल हम जैसे फोटोग्राफर भी नहीं है तो हम मोबाइल से बहुत फोटोज खींचते हैं, तो हम देखते हैं ना कि अच्छा पीछे का बैकग्राउंड कहाँ से अच्छा आ रहा है, ये आ रहा है कि हम अच्छे से। तो जैसे पहले के जमाने में होता था कि फोटोग्राफर जब फोटो खींचता था, तो हमने जो कपड़ा, जिस कलर के कपड़े पहने हुए हैं, सेम उसी कलर का पर्दा नहीं लगाता था। बहुत सारे पर्दे रखता है अपना, वो अगर ध्यान दिया हो तो उसकी शॉप में बहुत सारे पर्दे होते हैं। वो इसीलिए होते हैं क्योंकि वो आप में और जो पीछे का जो बैकग्राउंड बैकग्राउंड आएगा, उन दोनों में एक डिफरेंस होना चाहिए। फोटो खींचे तो उसमें आपकी फोटो जो है वो ज्यादा उभर के आनी चाहिए, ज्यादा अच्छी दिखनी चाहिए, और पीछे का बैकग्राउंड जो है ऐसा होना चाहिए। अगर जैसे आपने कपड़े पहने हैं वैसे ही कलर का वो पर्दा लगा देगा, तो क्या होगा, आपकी फोटो में और पर्दे में कहीं डिफरेंस नजर नहीं आएगा और आपकी फोटो डल डल लगेगी। तो आप उसमें फिगर और बैकग्राउंड में जब तक दोनों में अंतर नहीं होता, तब तक कोई भी चीज का प्रत्यक्षीकरण हमें अच्छे से नहीं होता है। जैसा आप इस चित्र में देख रहे हैं कि किसी हिस्से में हमें काले हिस्से का चित्र बनता हुआ दिख रहा है, किसी हिस्से में सफेद हिस्से का चित्र बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो हिस्सा हमें ज्यादा ध्यान आकर्षित कर रहा है उसको हम फिगर मान लेते हैं, और शेष भाग जो बचता है, जिसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाता है, वो हिस्सा बैकग्राउंड में बन जाता है। आकृति का पृष्ठभूमि से भिन्न होना जो है प्रत्यक्षीकरण की बहुत सारी एक विशेषता के ऊपर निर्भर करता है। आकृति में हमारा जो वस्तु गुण जो होता है वो अधिक दिखाई देता है, जिसको हम अधिक ग्रहण करते हैं, पृष्ठभूमि में वो कम पाया जाता है। आकृति जो है वो स्पेस में हमें समीप दिखती है, यानी जो चीज हमें फिगर के रूप में जिसको हम परसीव करते हैं,
वो हमें पास दिखाई देती है, और जो बैकग्राउंड होता है वो दूर फैला हुआ नजर आता है। इसी तरह आकृति की जो सीमा रेखाएं हैं वो स्पष्ट होती हैं, और बैकग्राउंड ऐसे फैला हुआ होता है, वो अनंत तक हमें दिखाई देता है, उसके साथ कोई क्लियरेंस नहीं होती है। आकृति जो है उसमें अधिक आकर्षण होता है, पृष्ठभूमि में इतना आकर्षण नहीं होता। आकृति हमें एक सुनिश्चित संगठित प्रतीत होती है। जैसे हम अपना आकार देखें तो हमारे हिस्से हमें ऐसे फैले हुए नहीं दिखाई देते ना, हम जितने हैं उतने ही दिखाई देते हैं, और पीछे का बैकग्राउंड है वो फैला हुआ सा नजर आता है, वो संगठित नहीं होता कंपैरिजन टू हमारे फिगर के, आकृति के। जो आकृति होती है उसकी स्मृति भी ज्यादा होती है, क्योंकि पीछे के बैकग्राउंड पे हमारा ज्यादा ध्यान नहीं जाता है, इसलिए हम उसको ज्यादा ध्यान से नहीं देखते हैं, इसलिए उसकी इमेज भी हमारे मन में नहीं होती है। कई बार होता है कि हम पीछे का बैकग्राउंड हमें बहुत सुंदर लगता है, हमारी फोटो इतनी अच्छी नहीं होती, तो हम बैकग्राउंड में चले जाते हैं और हमारा ध्यान पीछे के बैकग्राउंड पे ज्यादा जल्दी जाता है। पीछे का बैकग्राउंड ज्यादा अच्छा होता है, तो वो क्या होता है कि वो फिगर के रूप में हम परसीव कर लेते हैं। इसके बाद हमारे दूसरी बात आती है कि आकृति और पृष्ठभूमि में कैसे डिफरेंस होगा, किस चीज के ऊपर। बहुत सारे कुछ कारक हैं जो कि आकृति और पृष्ठभूमि में अंतर करते हैं, उनके बीच में पृथक्करण भी कैसे होगा, उसका पता कैसे चलता है। दोनों चीजों में हम कैसे अंतर कर पाएंगे कि कौन सी आकृति है और कौन सी पृष्ठभूमि है, उसके लिए कुछ कारक हैं। जैसे सबसे पहला है आकार यानी साइज। यदि एक ही तस्वीर जो है उसके अंदर दो अंश हैं, छोटा वाला भाग आकृति होता है, यानी क्योंकि फिगर के अंदर आकृति जो भी हमने परसीव किया है वहां पे फिगर तो छोटा होगा और बैकग्राउंड पीछे पूरा बड़ा होता है, तो फिगर छोटा होता है और आकृति पीछे का जो बैकग्राउंड होगा, पृष्ठभूमि जो होगी वो बड़ी होगी। दूसरा, चमक में अंतर होता है। जो भी उद्दीपक जिसको हम ग्रहण करते हैं उसमें चमक जो है, उसकी ब्राइटनेस जो है उसमें अंतर होता है। जो आकृति होती है उसमें हमें ज्यादा चमक दिखाई देती है और जो पृष्ठभूमि होती है उसमें कम दिखाई देती है, तो हम इस तरह से उसको पहचान सकते हैं। तीसरा है कलर में डिफरेंस होता है, कि हमारे रंगों में अंतर होता है, रंगों में भिन्नता होती है, तो जिससे आकृति और पृष्ठभूमि में अंतर करना सरल हो जाता है। जैसे हम, वही बात आई कि जैसे हम फोटोग्राफर के पास जाते हैं फोटो खिंचवाने, तो वो हमसे बिल्कुल डिफरेंट शेड का, हमारे कंट्रास्ट का पर्दा लगाता है पीछे, ताकि हम दोनों कलर सेम नहीं हो, अलग अलग कलर हो और दोनों कलर हमारी जो फोटो है वो उभर के आए। इसलिए हमें ज्यादातर, हम कहीं बोर्ड भी देखते हैं तो ये देखा होता है ना कि अगर बोर्ड लाल कलर का है तो उस पे हम काले या सफेद से लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा दिखेगा, है ना। अगर लाल के ऊपर हम लाल ही कलर से कुछ लिख देंगे तो कैसे दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। तो इस तरह जो फिगर और बैकग्राउंड है दोनों में कलर डिफरेंस होना चाहिए। अगर वो होता है तो अच्छे से हमें फिगर दिखाई देगा और हम अच्छे से डिफरेंस कर पाएंगे। चौथा है उनकी प्रदर्शन की अवधि यानी ड्यूरेशन, कि दोनों में अंतर करने के लिए हमें चित्र को थोड़ी देर तक दिखाया जाना चाहिए। अगर हमें तुरंत दिखाया, कुछ सेकंड्स भी नहीं दिखाया और दिखा के हटा लिया, तो हम क्या करेंगे, पहचान ही नहीं पाएंगे। तो हमें कम से कम 10 मिली सेकेंड की अवधि तक दीपक का प्रत्यक्षीकरण किया जाना चाहिए या दिखाया जाना चाहिए, जिससे कि हम फिगर और बैकग्राउंड में अंतर कर सकते हैं। दूसरा है, लास्ट था कंप्लीटनेस ऑफ फिगर, यानी कि आकृति की पूर्णता। पूर्ण आकृतियों का प्रत्यक्षीकरण जो है वो ज्यादा अच्छे से होता है। अगर अधूरी आकृति है तो उसका प्रत्यक्षीकरण हमारे को कम होता है। अगला गेस्टाल्ट सिद्धांत का अगला प्रोसेस हमारा होता है फिगर एंड बैकग्राउंड रिवर्सल, यानी कि आकृति और पृष्ठभूमि में उत्क्रमण होता है। उत्क्रमण हम कहते हैं कि बदलते रहते हैं, कभी हमें फिगर बैकग्राउंड नजर आता है, कभी बैकग्राउंड हमें फिगर नजर आता है, दोनों में अंतर होता रहता है। तो कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं या कुछ चित्र इस तरह की होती हैं कि एक से अधिक उसमें हमें परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन या जो भी हम देख रहे हैं उसका प्रत्यक्षात्मक जो संगठन है
उसमें हमें एक से ज्यादा अनुभूति होती है। ऐसा होने पर व्यक्ति जो अगर काफी देर तक एक ही चीज पे अपना ध्यान नहीं केंद्रित कर पाता, उसको कभी ध्यान एक चीज पे जाता है, कभी उसकी दूसरी चीज के ऊपर जाता है, तो एक भाग पे गया तो कुछ और दिखाई देगा, तो न दूसरे भाग पे उसका ध्यान चला जाता है तो उसे कुछ और दिखाई देने लगता है। तो जो आकृति पहले हमें आकृति दिख रही थी और दूसरा भाग पृष्ठभूमि दिख रहा था, थोड़ी देर में हमारा ध्यान बदल जाता है और जो आकृति थी वो पृष्ठभूमि बन जाती है और जो पृष्ठभूमि होती है वो आकृति बन जाती है। जैसा कि आप यहाँ पे 3 चित्र हैं, इन चित्रों में हम देख रहे हैं कि पहला चित्र जो हमें दिखाई दे रहा है, अगर एक बार हम ध्यान लगाते हैं तो हमें लग रहा है कि एक पेड़ है, पक्षी उड़ रहे हैं। तो पेड़ हमें आकृति के रूप में दिखाई दे रहा है और पीछे का हिस्सा हमें जो है वो पृष्ठभूमि के रूप में दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम थोड़ी देर उस पर ध्यान फोकस करेंगे तो हमें ये लग रहा है कि दो जानवर आमने सामने मुंह करके खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे जानवरों की तस्वीर जो है वो हमें आकृति के रूप में नजर आ रही है और जो काला हिस्सा है वो बैकग्राउंड के रूप में नजर आ रहा है। इसी तरह दूसरी तस्वीर है, उसमें अगर हम एक बार ध्यान लगाते हैं तो हमें एक बूढ़ी औरत का चेहरा नजर आता है। अगर हम काले हिस्से को प्रत्यक्षीकृत करते हैं तो हमें बूढ़ी औरत नजर आती है, आंखें हमें दिखाई दे रही हैं, थोड़ी दिखाई दे रही है, होंठ दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी देर बाद अगर हम ध्यान प्रत्यक्षीकृत करें तो हमें दूसरे हिस्से में एक खूबसूरत लड़की की नजर तस्वीर इसमें नजर आ रही है और जो महिला की, बूढ़ी महिला की जो तस्वीर दिखाई दे रही थी वो हमें बैकग्राउंड में चली जा रही है और दूसरा हिस्सा हमें खूबसूरत लड़की का दिखाई दे रहा है। तो कभी ध्यान हमारा जाता है खूबसूरत लड़की के चेहरे पर, कभी हमारा ध्यान चला जा रहा है दूसरी तरफ, एक बूढ़ी औरत हमें दिखाई दे रही है। इसी तरह तीसरी तस्वीर में हम देखें कि यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं, दो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। एक तरफ हमें व्हाइट हिस्सा अगर हम देखें तो एक लड़की का चेहरा दिखाई दे रहा है, और अगर हम काले हिस्से को चित्र के रूप में या आकृति के रूप में दिखाई देते हैं तो हमारे को कोई व्यक्ति दिखाई दे रहा है, दूसरा जिसकी लंबी नाक है, उसने मुंह में अंगुली ली हुई है, इस तरह से हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ हमारे बार बार, इसको हम पलटावी आकृति भी कहते हैं या उत्क्रमणशील आकृतियां भी कहते हैं। तो इस तरह से एक फिगर, एक ही तस्वीर के अंदर हमें कभी फिगर नजर आता है और जो कभी फिगर होता है वो कभी हमें बैकग्राउंड नजर आता है। तो ये था हमारा गेस्टाल्टवादियों का प्रत्यक्षीकरण के सिद्धांत। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रत्यक्षीकरण के कौन कौन से नियम है, कि किसी भी चीज को हम जब एक संगठन के रूप में देखते हैं तो किस तरह से देखते हैं, उसके कुछ अलग अलग नियम हैं हमारे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे।